जब शादी हुई तो इंतहा की निकम्मी मशहूर थी। जितनी मशहूर थी असल में इससे कहीं ज्यादा निकम्मी थी। लोगों ने फूफो को बहुत समझाया भी कि तुम्हारा इकलौता बेटा है और ये लड़की निकम्मियों की पीरनी, लेकिन अल्लाह ने मेरा ही जोड़ यहाँ जोड़ा हुआ था। सो मैं दुल्हन बन के फूफो के आंगन में चांद की तरह रोशनियां फैलाने उतर आई। अल्लाह पाक ने मुझे चांद के गिर्द चकराने वाले 5 सितारे भी अता फरमाए। खैर ये तो बाद की बात है। उस वक्त की सबसे अहम बात यह थी कि मेरी कामचोरी, निकम्मेपन और काहली की कहानियां लोगों ने तो मेरी सास को नमक मिर्च लगाकर सुना दी थी, लेकिन सबसे बड़ा गजब तो मेरी अपनी अम्मा ने ढाया। जब फूफो अम्मा को मजबूर कर रही थी कि अगर ये सबसे छोटी है और इसे कुछ कामकाज का नहीं पता तो आप फिक्र ना करें, मैं खुद सिखा लूंगी, तो अम्मा ने धो के जवाब दिया, ये सिर्फ छोटे ही नहीं कामचोर भी है, इसे शौक ही नहीं कामकाज का। घड़े से 1 गिलास पानी डालने जाए तो पक्की बात, या घड़ा नहीं तो या गिलास नहीं। बहरहाल होनी हो के रही। हम 4 बहन भाइयों में से सबसे छोटी सबसे पहले सेकंड ईयर के पेपर देके डोली बैठ गई। शादी के बाद सरगोदा छोड़ा, पिंडी पहुंची। मैंने जब घूंघट की ओट से देखा तो घर में मेरे अलावा 3 लोग थे, सास, ससुर और मेरे शौहर। एक जुज़वक्ती काम वाली मुलाजमा, बहुत सादा सा रहन सहन। ससुर शदीद सर्दी के दिनों में सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए, बल्कि GHQ के लिए घर से निकल जाते। मियाँ जानी भी अपने ऑफिस चले जाते। हम दोनों फूफो भतीजी काम खत्म करके सारा दिन आपस में बातें करते रहते। सुबह 7 बजे लाहौर रेडियो से सजरी सवेर सुनते। उसके अलावा 8:30 से 9 बजे तक वाला ऑल इंडिया का फरमाइशी प्रोग्राम सुनते। वैसे तो रात को 10:30 बजे तामील इरशाद भी ऑल इंडिया से मैं जरूर सुनती, लेकिन उस वक्त फूफो अपने कमरे में होती थी। दिन को वो मुझे अपनी जिंदगी की बातें बताया करती, अपनी जिंदगी की जिद्दोजहद की बातें, घर की जिम्मेदारियां कैसे संभाली, कैसे तनख्वाह को मैनेज करती। बाज़ाहिर ये किस्से कहानियां ही होते, लेकिन अंदर खाने मुझे पता होता था कि बातों बातों में मुझे घरदारी सिखा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने जमात सोइम में जमा तफरीक के सवाल सीखने से अब्बा को साफ इनकार कर दिया था। तो एक दिन अब्बा ने पास बिठाया और कहा, ये तुम्हारे पास 5 सेब हैं, ये इनमें से 2 मैंने उठा के तुम्हारे भाई अजहर को दिए, तो अब तुम्हारे पास कितने सेब बच गए? अब्बा जी, आप मासूम बच्ची को इस तरह चक्कर दे के तफरीक के सवाल सिखा रहे हैं, अल्लाह आपसे खुद ही पूछ लेंगे। और सारे बहन भाई हंसना शुरू हो गए। और अम्मा ने कहा, ये तो जरा मासूम है तो ये हाल है, और अगर मासूम ना होती तो फिर क्या होता? बहरहाल फूफो की बातें मैं पूरी मासूमियत से सुनती और दिलो जान से उन पे अमल करने का भी सोचती, लेकिन जब वो मुझे अपने किए कामों की लिस्ट बताती तो मैं हिम्मत हार जाती कि कैसे वो भैंस के गोबर को उसी वक्त साफ कर देती थी, कपड़े खुद हाथों पे धोती थी, खाना बनाती थी। बिजली नहीं होती थी तो बच्चों को पंखा झल झल के दोपहर में सुलाया करती थी, और आधी तनख्वाह हर माह गांव में ससुराल वालों को भेज दिया करती थी। और मैं अक्सर यही सोचती कि मैं अपनी बहुओं के सामने क्या शोखियां मारा करूंगी। ननद कोई है नहीं, देवर देवरानी, जेठ जेठानी अल्लाह ने वैसे ही नहीं दिए। सास ससुर माली तौर पर कुछ लेने की बजाय कुछ देने की पोजीशन में है। कामकाज मुझे वैसे ही करने नहीं आते। इसके बाद कुछ साल गुजर गए। हम लोग पिंडी से सरगोदा शिफ्ट हो गए। जाने और अनजाने में घर की कितनी ही जिम्मेदारियां ऐसी थीं जो मैंने संभाल ली थी। चले आज एक दिन की रुदात सुनाती हूँ। ये 80 और 90 के दरमियानी साल है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह है। हर रोज सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद सबसे पहले फूफो की तबीयत का पूछने और उनके रात को इस्तेमाल शुदा डस्टबिन की सफाई के लिए मैं उनके कमरे में आ जाती हूँ। उन दिनों वॉशरूम अटैच नहीं होते थे। अगर मुझसे पहले मेरे शौहर जाग जाते तो ये ड्यूटी वो खुद अंजाम देते, और मेरे सारे बच्चे एक ही जैसी तवज्जो और अपनायत से दादी के रात वाले डस्टबिन की सफाई कर देते। इसके बाद फूफो को कहवा दे के फिर वहां का काम बच्चों के स्कूल जाने तक खत्म हो जाता। उसके बाद छोटी बच्ची के रात वाले कपड़े, पैम्पर तो नहीं होते थे, और कुछ रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले कपड़ों की धुलाई शुरू हो जाती, जो कि नमाज से पहले जब वुजू के लिए जाती तो सर्फ में भिगो देती थी। अमूमन सूरज की पहली किरण से पहले धुले हुए कपड़े छत पे फैला चुकी होती। अभी बच्चे अंदर कमरों में सो रहे होते। जब मैं सेहन की सफाई से फारिग होके
दोनों वॉशरूम जो के सेहन में थे धो के डिटोल वगैरह डाल के बाहर की सफाई मुकम्मल कर लेती। इसके बाद किचन में आ जाती। अभी बैठ के पकाने वाला सिस्टम चल रहा था। बच्चे मुंह हाथ धो के दांत ब्रश करके किचन में आ जाते। दीवार के साथ चटाई के ऊपर एक छोटी तलाई डाल के बच्चों को बिठाने की जगह झाड़ के सेट कर देती। बच्चे मुंह धो के आते जाते और पहले पराठे पे झगड़ा शुरू हो जाता। मैं सबसे बड़े को पहले ही बता चुकी होती कि पराठा तुम्हारा है, बस तुमने बोलना नहीं, और बाकियों से अमूमन बात इस तरह शुरू करती, तुम्हें पता है रात को एक चूहा किचन में घुस आया था। जब मैंने देखा तो तवे के ऊपर बैठा हुआ था, फिर उसको भगाया तो वो चला गया, लेकिन अब तवा तो चूहे वाला है, तो पहला पराठा कौन लेगा। इसके बाद सबसे पहले हमेशा बड़े वाला पराठा लेने से इनकार करता था, जिसकी खातिर ये सारा ड्रामा होता था। और वो आज भी डॉक्टरेट करके भी ऐसा ही भोला और भुलक्कड़ है। बहरहाल शौहर साहब बैंकर थे। उनका टाइम गर्मियों सर्दियों में 9 बजे का होता था। मैं बच्चों की तैयारी करवा के उन्हें स्कूल रवाना करती। सबसे छोटी को फीडर दे के दादी के कमरे में भेज देती। अब फूफो का नाश्ता बना के ले आती। मियाँ जानी के कपड़े, जूते और ज़रूरत की चीज़ें सामने रख के फिर किचन में आ जाती। उनका नाश्ता बना के उनके सामने रखती। उन दिनों हमारे यहाँ अभी टीवी नहीं था। मियाँ साहब के जाने के बाद बच्चों के कमरे और हमारे कमरों की सफाई शुरू कर देती। तब तक फूफो भी उठ के कुरान पाक की तिलावत बरामदे में धूप पे बैठ के करना शुरू कर देती थी। छोटी नूर का बेबी कार्ट धकेल के दादी के पास धूप पे रख देती। अंदर उसके खिलौने भी रख देती। मैं फूफो के कमरे और ड्राइंग की सफाई करके फिर किचन में आ जाती। फूफो को किचन में फैली हुई चीज़ों से सख्त नफरत थी, इसलिए नाश्ते वाले बर्तन उनसे छुपा के धोने की बजाय समेट के ढक के रख देती थी और दोपहर के खाने का सिर्फ गोश्त सब्जी निकाल के रख देती। तब तक छोटी सोने के मूड में आ चुकी होती। उसे मालिश करके नहला के दूध दे के अंदर बेड पे डाल देती, जहां वो 3 घंटों के लिए सो जाती और खुद सिलाई मशीन लेके बैठ जाती। माशाल्लाह तीनों बेटियों के, फूफो के और मेरे अपने कपड़े इतने होते थे कि रोजाना 9 बजे से 12 बजे तक सिलाई किया करती थी। पूरे 12 बजे फिर किचन में आन मौजूद होती। फूफो के हाथों पे एलर्जी थी तो अमूमन वो सब्जियां काटने से एतराज करती थी, लेकिन मेरा हर रोज का बाहर वाला सामान जिसमें सब्जियां, सुइयां, धागे, बटन, बुकरम वगैरह होता ला के दिया करती थी। जब तक मैं किचन में आती फूफो मुझे लाजमन 2-3 मरतबा डांट चुकी होती। रूबी उठ जाओ, कुछ पकाने का कर लो, मेरा बेटा आ जाएगा तो भूखा ही वापस चला जाएगा। फूफो आज तक आपके बेटे को भूखा भेजा है या कभी इंतजार भी करवाया है? किचन में आते साथ बकौल फूफो के, इस लड़की के साथ तो जिन्नात हैं, तो बस जिन्न आ जाते। एक तरफ गोश्त रखती। हमारे घर चिकन कभी नहीं आता था। बकरे के गोश्त के अंदर 2 गिलास पानी गर्म होने की देर में लहसुन प्याज छील लेती। अब टमाटर, लहसुन, प्याज, नमक डाल के कुकर को 15 मिनट के लिए बंद कर देती और खुद फटाफट नाश्ते वाले थोड़े से बर्तन धो के गोश्त में डालने वाली सब्जी काट लेती। ये सब्जी क्या होती? कभी आलू, कभी टिंडे, कभी कद्दू, कभी शलजम और कभी मटर होते। क्योंकि फूफो की तबीयत खराब रहती थी तो उनके लिए लाजमी बकरे के गोश्त में शोरबे वाला सालन बनता था। जितनी देर में गोश्त का पानी खुश्क होता मैं सब्जी काट पीट के तैयार कर चुकी होती। अब गोश्त में घी और जो भी सब्जी में से डालना होता डाल के साथ हल्दी, सुर्ख मिर्चें पिसी हुई भी इस मौके पर डालती। इससे सालन का रंग बहुत प्यारा आता और ये तरकीब फूफो ने बताई थी, बल्कि सारा खाना बनाना अपनी सास से ही सीखा। अब इसको कम से कम 10 मिनट तक खूब भूनती और दोबारा 2 गिलास पानी डाल के कुकर को फिर 15 मिनट के लिए बंद कर देती। इस दौरान नूर मैडम भी जाग चुकी होती तो उन्हें भी बीच बीच में देख आती कि तकरीब कारियां तो नहीं कर रही। जितनी देर में सालन तैयार होता मैं चटनी और सलाद तैयार कर लेती। जो ही सालन तैयार होता तवा चूल्हे पे रख देती। तवा गर्म होने की देर में पेड़े बना बना के रखती जाती। रोटियां तवे पे डालती जाती और दूसरे चूल्हे पे उन्हें फैलाती जाती। खूब फूल फूल के फुलके तैयार हो जाते। यहाँ एक बात और बता दूं कि मेरी 40 साल शादीशुदा जिंदगी में मैंने हमेशा बच्चों को और घर के हर फर्द को फुलके ताज़ा ही बना के दिए हैं। तवा चूल्हे के ऊपर ही रहता था। जो बच्चा आता था आग तेज करके ताज़ा फुलका बना देती थी। शौहर जी तो आते साथ फूफो के कमरे में बैठ जाते। उनका हाल अहवाल पूछने के साथ साथ खाना खाते और फौरन वापस बैंक रवाना हो जाते।
हर फुल्का जैसे ही तवे से उतारती भाग के कमरे के अंदर पहुंचा आती। कभी कभार मीठी डिश बनाती जो कि रात को बना के फ्रिज में रख देती। खाने के बाद किचन समेट के बच्चों के पास आ जाती और ये मेरे 24 घंटों का सबसे प्यारा वक्त होता। छोटी को खूब प्यार करती, गुदगुदी करते, उसके बाजुओं पे जाते जाते शेर आ गया खेलती, उसे टांगों पे बिठा के झूले देती। हर बच्चे से इसके दिन भर की कारकर्दगी, हम जमात बच्चों के किस्से और असातिज़ा की नसीहतें पूछती। कोई अच्छा काम किया तो उसे शाबाश मिलती। अगर किसी ने कोई ज्यादती की या उनसे किसी के साथ ज्यादती हुई तो उन्हें फौरी माफी मांगने का कहती। फिर होमवर्क करवाती जो कि हमेशा मैं खुद ही करवाती थी। एफएससी से पहले कभी ट्यूशन नहीं रखी थी। अलबत्ता मैट्रिक के पेपर्स के दिनों में हमारे करीबी घर में एक सर ट्यूशन पढ़ाते थे। वहां कुछ दिनों के लिए सिर्फ दोनों बेटों को भेजा करती थी। उसकी वजह ये कि साइंस क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ी हुई थी तो मैं पढ़ा नहीं सकती थी। बाद में छोटी दोनों बहनों को बड़े बहन भाई पढ़ाया करते थे। असर की अजान पे बच्चों का कुरान पाक का टाइम होता। उसके बाद थोड़ी देर बेटे स्टेडियम जाते और बेटियां घर पे खेलती। उनकी सहेलियां भी आ जाती और मैं भी साथ शामिल होती। हम ठंडे मौसम आते हैं तुम किसको लेने आते हो हम मोना को लेने आते हैं इसके बदले किसको भेजोगे इसके बदले नज्जी आएगी जरा रास्ता साफ करा देना करा देंगे जरा सुर्खी पाउडर लगा लेंगे और इसी तरह की लंबी लंबी सुरों के सवाल जवाब जो मैं भी पूरी तरह साथ देती थी। इसके बाद दो मुंतखब लड़कियां आमने सामने आ जाती और एक दूसरे को हाथ से पकड़ के अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए खूब जोर से खींचती, या कभी छुट्टी वाले दिन अपनी गुड़िया की शादी भी रचा लेती जिनमें मैं भी पूरे जोरों शोर से शरीक होती। रात का खाना इशा के फौरन बाद लग जाता। बच्चे जल्दी सो जाते। मैं हमेशा किचन की तफसीली सफाई रात को करती और कपड़ों की मुकम्मल कटिंग रात को बच्चों को सुलाने के बाद करती। रात को सोने से पहले हम सब फूफो जान के कमरे में उनके साथ वक्त गुजारते। अक्सर ऐसा होता कि फूफो कोई पुराना किस्सा फिर से सुना देती जिस पे मेरा रद्द अमल ऐसा होता कि जैसे पहली मर्तबा सुन रही हूं। अगर हंसने वाली बात होती तो जरूर हंसती। एक मर्तबा बच्चों ने मुझे अलग से कहा, अम्मी आप ऐसा क्यों जाहिर करती हैं कि जैसे पहली मर्तबा सुन रही हैं? तो मैंने समझाया कि बुजुर्गों को खुश करना भी एक हुनर होता है और ये हुनर हर बंदे के पास नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करें कि बुजुर्गों को राजी करने के गुर सीख जाएं। अब तो जैसे वक्त में बरकत ही नहीं रह गई। उस वक्त रोजाना की रूटीन में हम लोग मिलने जुलने भी जाया करते थे। बरामदे की सफाई दिन में 2 मर्तबा लाजमी मैं खुद करती थी। सबसे बड़ा बेटा जब 5वीं क्लास में था तब टीवी आया था घर में। जब तक बड़ा वाला मिडल में नहीं चला गया मैं सारे घर को खुद देखती थी। जब बच्चे बड़ी क्लासों में आए तो मैंने अल्लाह से लौ लगा ली और घर में मुलाजमा रख ली। जितनी मेहनत बच्चे अपनी पढ़ाई पर करते थे उतनी मेहनत मैं उनके लिए दुआओं पे करती थी। जिंदगी का बहुत सारा वक्त भागम भाग में गुजर गया। अब सारे बच्चों की शादियां करके फारिग हूं तो अब अपने लिखने पढ़ने नटिंग क्रोशिया वाले शौक पूरे करती हूं। अब सिलाई नहीं कर सकती। ये थी एक ऐसी आम सी लड़की की एक आम से दिन की आम सी कहानी जिसकी काम चोरी की दास्तानें सुनाई जाती थी। तो आप सोच लें कि वो जो काम करने में ताक होती हैं तो वो क्या कुछ करती होंगी।